अगर आप डिविडेंड इंडियन कंपनी से रिसीव करते हो तो डिविडेंड वाज एग्जाम. If you receive the dividend from the foreign company, it was taxable under their income from other sources. And if you receive the deemed dividend, that was also taxable. Okay, so this was the provision up to last year. Okay, तो इसके अंदर लॉजिक क्या था कि why the dividend was exempt? बिकॉज देखो, लॉजिक ये है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. सपोज कोई कंपनी है, ओके, सपोज कोई कंपनी है और कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया, कंपनी हैज अर्न सम प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट पे कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी इज अ पर्सन, सो कंपनी विल पे द टैक्स. सो कंपनी विल पे द टैक्स. सपोज कंपनी हैज अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50 lakhs. ओके, तो 50 lakhs कंपनी ने प्रॉफिट किया. सपोज 50 lakhs पे उसने 20 लाख टैक्स पे कर दिए. अभी 20 लाख तो ये प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट में से कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स 30. सपोज 20 लाख इट हैज पेड द टैक्स. नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 30 lakhs. ओके, अब ये 30 लाख है, कंपनी ने ऐसा सोचा कि भाई 10 लाख हम हमारे जनरल रिजर्व में ले जाते हैं और बाकी का 20 लाख है वो हमारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए डिविडेंड. ओके, देखो एक बार कंपनी ने प्रॉफिट इनकम अर्न की और ये इनकम पे टैक्स भर दिया. अभी ये जो भी है पैसा वो आफ्टर टैक्स है. ओके, इट इज आफ्टर टैक्स. अगेन देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ओके, कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है. ओके, और फिर शेयर होल्डर को वो डिविडेंड मिले तो शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता है. ओके, अभी इस साल से गवर्नमेंट ने मतलब क्या कर दिया कि तो हमें अभी पुराना क्या था वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट यू मस्ट नो कि प्रीवियसली डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम दैट. सी फ्रॉम दिस ईयर व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि ये डिविडेंड पे तो मतलब देखो डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट वाज टेकिंग द टैक्स व्हेन द कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट पे टैक्स दिया, ये 30 मतलब ये पूरे 50 लाख पे टैक्स लिया. तो उसके बाद ये प्रॉफिट में से कुछ बचा और इसमें से कुछ पैसा वो जनरल रिजर्व में ले गई और बाकी का पैसा कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, उस टाइम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किया और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जाम कर दिया. ओके, Hello, sir. Some यस, students are waiting in lobby. हाँ, Some students are waiting in lobby. इज इट पॉसिबल? आई हैव जस्ट, कोई वेट नहीं कर रहा है अभी में. कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं क्या यहाँ अटेंड करने वाले? सर ध्रुवी प्रजापति. अभी तो एक 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 मिनट बेटा. एक मिनट. मैंने एवरीवन को अलाउ किया, उसको बोलो एग्जिट करके फिर से एंटर करे. जो भी है आपका फ्रेंड उसको बोलो एग्जिट करके फिर से एंटर करे, इन हो जाएगी. ठीक है, ओके सर. यहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा है लॉबी में. तो ओके, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू कि अगर आपको डिविडेंड मिलता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेती थी और शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड को एग्जाम कर दिया जाता था. लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने क्या किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ही निकाल दिया और गवर्नमेंट ने बोला व्हेन द शेयर होल्डर रिसीव्स द डिविडेंड तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो अभी लास्ट ईयर से क्या मतलब वो पुराना क्या था भूल जाओ, अभी तो ये साल का देखना है. तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर दिस ईयर? देखो ये साल से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले कोई पुराना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करके एक टैक्स लिया जाता था. जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था. और अगर आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हो, सपोज इफ यू आर रिसीविंग द डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी, ओके, सो एट दैट टाइम कंपनी, हाँ
एग्जिट करके भी वो लोग फिर से नहीं आ पा रहे मीटिंग में। अरे कोई बहुत लिंक सारे तो लोगों के मैसेज है ग्रुप में, देखो सर। देखो 161 ये है। सर मैं बेटा पर पढ़ा है। हुआ अपना व्हाट्सएप ग्रुप देखो, उसको दो आप। देखो देयर आर 5 स्टूडेंट हु हैव जॉइन रिसेंटली। अब पूछो उनको कि उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया, फिर से पूछो उसको। देखो देयर आर 5 स्टूडेंट हैव जॉइन, अभी एक 155 था, अभी 161 हो गया। सर और ज्वाइन हो रहे हैं सर पर उन्होंने वो किया किसी लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, फिर से उन्होंने मैसेज किया है ऐसा ग्रुप में। उसको फोन पे बात करो बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ आप देख रहे हो, मेरी स्क्रीन आपको भी दिख रही है। यहाँ अगर कोई मीटिंग में है ना, तो यहाँ दिखता है कि पार्टिसिपेंट्स आर इन अ लॉबी, और मैंने अपना ये सेटिंग आपको दिखा दिया है कि देखो आई हैव अलाउ एवरीवन टू जॉइन द मीटिंग। ओके, सर लिंक एक बार फिर से इनवाइट कर लो उन्हें ग्रुप में हाँ भेज के। उनको बोलो वही लिंक लिंक, है ना? वही लिंक है, वही लिंक पे आप क्लिक करो और ज्वाइन करो। देखो यहाँ आया है who can bypass the lobby, मैंने बोला everyone whosoever wants to join this meeting can join. Okay, I have make it open, so there is no question of waiting. Okay, waiting का कोई क्वेश्चन यहाँ अराइज ही नहीं होता। देखो 164 हुए, देखे, तो ये दूसरे 3 लोग ने अभी ज्वाइन किया है। 166 हाँ हुआ, सर, देखो, अभी ज्वाइन हो रहा है। मैंने जस्ट ही ज्वाइन किया है। है ना। हो रहा है। So now I hope that everyone can join. So dividend, if you receive from the Indian company, okay. So पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन था, और इफ यू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, और सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी, इट वाज exempt from tax. Okay, this was the earlier provision. Okay, it was exempt from tax. But see, government ने क्या किया from this year, they have abolished this dividend distribution tax. ओके, इसको निकाल दिया, अबोलिश कर दिया फ्रॉम दिस ईयर। मतलब इफ कंपनी वांट्स टू पे द डिविडेंड, इट डू नॉट रिक्वायर टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एंड व्हाट गवर्नमेंट डन, फ्रॉम दिस ईयर if you receive the dividend either from the Indian company, or if you receive the dividend from the foreign company, ओके, अगर आपको डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, ओके, और सपोज इफ यू आर रिसीविंग द डिविडेंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, ओके, म्यूचुअल फंड प्रीवियसली म्यूचुअल फंड से भी मिलने वाला डिविडेंड एकदम। So suppose if you receive the dividend from the Indian company, foreign company, or from the mutual fund, from whatsoever source, if you are receiving the dividend, as on date, what is the treatment for the dividend? As on date, this is the treatment for the dividend. कि suppose if you receive the dividend, now the dividend is taxable. और वो taxable होता है तो कौन से हेड में taxable होता है? It will be taxable under the head income from other sources. तो यही हेड में taxable होगा। तो suppose if you are a shareholder, or if you in the capacity of shareholder, if you are receiving the dividend from the Indian company, suppose आपको 50,000 रुपया डिविडेंड कोई एक कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एंड इफ यू हैव रिसीव्ड ₹50,000 एज ए डिविडेंड, ओके, तो फॉर सपोज इफ यू आर अ शेयर होल्डर, तो फॉर योर शेयर होल्डर, दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिविडेंड? फॉर यू द टैक्स ट्रीटमेंट इज व्हाट, फॉर यू द डिविडेंड विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा, और वो आपके लिए टैक्सेबल तो होगा, लेकिन आपके लिए वो कौन से हेड में जाएगा? ओके, आपका कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, फॉर यू द डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, फॉर यू द टैक्स ट्रीटमेंट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, अगर सो सपोज, सो दिस इज द ट्रीटमेंट बेसिस ऑफ चार्ज फॉर द डिविडेंड। The dividend received from any company, whether you are receiving the dividend from the domestic company or it is from the foreign company, it is taxable at the normal rate of the tax. ओके, मतलब आपका जो भी स्लैब रेट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होता है, मतलब जो डिविडेंड रिसीव करने वाला होगा वो शेयर होल्डर होगा, और शेयर होल्डर कोई भी कैटेगरी का पर्सन हो, वो पर्सन को जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, वो स्लैब रेट के हिसाब से डिविडेंड टैक्सेबल होगा। तो डिविडेंड के लिए कोई सेपरेट टैक्स रेट नहीं है। अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो, तो जैसे आपकी दूसरी इनकम टैक्सेबल होती है, वैसे ही डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा, ओके, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। नाउ यू शुड कीप वन पॉइंट इन योर माइंड।
कि डिविडेंड आर टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सपोज इफ यू हैव हेल्ड द स्टॉक इन ट्रेड और एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब सपोज आपके पास कोई कंपनी के शेयर है, ठीक है, तो शेयर आपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड आपके पास रखा है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब देखो आपका धंधा ही क्या है कि आप शेयर को खरीदना बेचने का बिजनेस कर रहे हो। ओके, मतलब सपोज इफ यू आर डूइंग इंट्राडे एक्टिविटी और यू आर अ शेयर ब्रोकर। देखो शेयर ब्रोकर के लिए क्या होता है कि जितने भी शेयर्स उसके पास पड़े हैं, ओके, वो सभी शेयर्स उसके लिए क्या कहे जाएंगे, इट इज कॉल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। ओके, सपोज कोई पर्सन सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है शेयर बाजार में, तो जितने भी शेयर उसके पास पड़े, आज लेता है कल बेच देता है, कल लेता है परसों बेच देता है, तो उसके लिए भी जितने शेयर्स पड़े हैं उसको हम क्या कहेंगे, फॉर दैट पर्सन इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। और सपोज समवन इज देयर कि सपोज शेयर लेता है और 1 साल के बाद बेचता है, तो उसके पास शेयर पड़ा है, ओके, तो वो शेयर उसके लिए क्या कहा जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। देखो आपके पास शेयर्स, आप जब द डे ऑन विच कंपनी इज डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उस दिन आपके पास शेयर्स है, उसकी रिकॉर्ड डेट होती है, क्या तारीख है, जे लोगों पास है हमारी कंपनी ना शेयर से बधाने डिविडेंड મળશે। तो सपोज इफ यू हैव होल्ड दैट शेयर्स आइदर इन द कैपेसिटी, मतलब आइदर यू हैव हेल्ड दैट शेयर्स as a stock in trade or if you have held the shares as an investment। ओके, कोई भी मतलब कैटेगरी के शेयर्स आपके पास है, आइदर यू होल्ड इट एज ए इन्वेस्टमेंट और वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। सपोज आप लेने बेचने का ही धंधा करते हो और रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास शेयर्स पड़े हो, तो वो शेयर्स का डिविडेंड आपको मिलेगा। तो सपोज इफ यू आर रिसीविंग द डिविडेंड और इफ यू हैव हेल्ड द शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड और इफ यू हैव हेल्ड द शेयर्स एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब वॉट एवर कैपेसिटी इफ यू हैव होल्ड द शेयर्स, बट इफ यू रिसीव द डिविडेंड, ओके, तो डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट है, डिविडेंड की आपको यही ट्रीटमेंट याद रखनी कि डिविडेंड दूसरे कोई हेड में टैक्सेबल नहीं होता। डिविडेंड इफ यू रिसीव देन इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, वो हमेशा टैक्सेबल होगा और वो टैक्सेबल आपके लिए दूसरे कोई हेड में नहीं, ये हमेशा आपके लिए टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, the treatment of the dividend is that if you receive the dividend, dividend will be taxable, always taxable under the head income from other sources। Clear to everyone? समझ में आया आपको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. स्क्रीन दिखने का तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन दिख रहे हैं ना सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर Now the next point is the casual income। देखो casual income क्या होती है कि इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, यहाँ क्या इनकम दैट इज कैजुअल। ओके, ओके, देखो इसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान में रखने हैं, ये ध्यान। सपोज कैजुअल का मतलब वो लकीली आपको इनकम, आपके लक की वजह से आपकी इनकम जो कमा रहे हैं, that incomes are treated as the casual income। Everyone please turn off your mic, creates the disturbance to other। Okay, earning the casual income, suppose you are earning the income, okay, by your winning from lotteries। Okay, winning from lotteries से आपको इनकम होती है। ओके, सपोज आप कोई क्रॉसवर्ड पजल खेलते हो, ओके, और क्रॉसवर्ड पजल से अगर आपको कोई इनकम होती है, या तो फिर आप कोई कार्ड गेम खेलते हो, ओके, कार्ड गेम, और या तो फिर आप कोई रेस में खेलते हो, है ना, वो हॉर्स रेस होती है, उस पर आप घोड़ों पे पैसा लगाते हो, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। ओके, तो ऐसे ही रेसिस से अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हो, okay, so if you are earning the income from any of these source, okay, so these all incomes are treated for you as a casual income। देखो ये सब इनकम में क्या होता है, आपका लक होता है तो आप कमा जाते हो, आपका लक नहीं होता है तो आप नहीं कमाते हो, आप हार जाते हो। ओके, तो फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, ओके, कुछ भी गैम्बलिंग करके, ओके, अगर आप कमाते हो, दैट इनकम इज ट्रीटेड एज ए कैजुअल इनकम। ओके, मैंने आपको बताया, देखो शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग करते हो, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। ओके, अगर आप एफ एंड में खेलते हो, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। वो मैंने आपको बताया कि दैट इनकम विल बी आइदर टैक्सेबल अंडर दैट
income from others it can be taxable under the head income from PGBP or capital gain. તો શેર બજાર વાળા यहाँ नहीं आएगा. તમે કહેશો શેર બજારમાં પણ સટ્ટો જ રમ્યો કહેવાય. નો, it is not a સટ્ટા. It is a kind of a business activity. Suppose if you do the intraday, it is a trading in the shares. Okay. So it is not treated as the casual income. Casual income में क्या आता है? Casual income includes these incomes only. देखो, casual income means what? Winning from lottery etc. मतलब suppose if you earn the income, तो यहाँ word क्या लिखा है? Winning. Suppose if you earn the income from lotteries, crossword puzzles, horse race and card games, or any sort of gambling or betting. तो gambling और betting से अगर आपको income earn होती है, okay. So if you earn this kind of casual income, then these casual incomes are always taxable. हमेशा वो taxable होती है income from other sources. Okay, ये income from other sources में taxable होती है. So that you have to take care कि income हमेशा income from other sources में ही taxable होती है. ये income कभी दूसरे को एड में taxable नहीं होती. देखो, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने जैसी है कि ये इनकम पे हमेशा फ्लैट रेट लगता है. इट इज फ्लैट रेट, टैक्सेबल एट रेट 30% प्लस सरचार्ज. अगर 1 करोड़ से ऊपर अगर आपको कमा लेते हो तो उस पर सरचार्ज भी लगता है. 4% उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है. सो दिस इनकम इज हैविंग अ सेपरेट रेट. देखो जनरली क्या होता है, सपोज इफ यू आर इंडिविजुअल, ओके, तो इंडिविजुअल आप हो तो इंडिविजुअल को टैक्स उसके स्लैब रेट के हिसाब से लगता है. ओके, उसको स्लैब रेट के हिसाब से लगता है. सपोज वॉट एवर इज अ स्लैब रेट. ओके, सपोज इफ यू ऑप्टेड फॉर दी ओल्ड टैक्स एंजाइम, न्यू टैक्स एंजाइम, और वो टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल होगा. आपको पता होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अप टू 2,50,000 आपको एग्जम्प्ट होता है. ओके, 2,50,000 से आप 5 लाख तक कमाते हो. ओके, तो उस पर कुछ 5% होता है. ओके, 5 लाख से 10 लाख कमाते हो तो उस पर 10% होता है. ओके, 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो ऐसा पूरा स्लैब रेट है. ठीक है, वॉट एवर इज द स्लैब रेट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वन, बट सी दिस आर द स्लैब रेट. सो यू हैव टू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. तो अगर आपको जो भी इनकम पे इनकम टैक्स पे करना है तो दैट यू आर लायबल टू पे अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. ओके, सो यू ऑलवेज पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको फ्लैट 30% का रेट एप्लीकेबल होता है. अगर कंपनी है तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी. ओके, उसको कुछ कंपनी को 22% लगता है, कुछ कंपनी को 25% लगता है, कुछ कंपनी को 30% भी लगता है. तो स्लैब रेट अलग अलग रहते हैं. ओके, तो एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू वो कौन से टाइप का पर्सन है उसके बेस पे उसको अलग अलग स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करने का होता है. ओके, बट सपोज इफ यू अर्न द इनकम, ओके, अगर आपने इनकम अर्न किया एंड दैट इनकम इज फ्रॉम द कैजुअल सोर्स. ओके, तो अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न किया, ओके, सपोज इफ यू अर्न द कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम मतलब सपोज आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सबसे इनकम अर्न किया है, तो आपको वो स्लैब रेट कुछ देखना नहीं है. इनकम आपके इनकम के ग्रुप में आई तो दिस इनकम विल बी टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%. यहाँ आपका कुछ स्लैब वेब देखा नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि भाई मेरी सैलरी की इनकम है, तो माई सैलरी इनकम इज से ₹2 लाख. ठीक है, ये मेरी सैलरी की इनकम है 2 लाख रुपये. ओके, सपोज मुझे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है 1 लाख रुपये. ठीक है, और मेरा ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मेरे को लॉटरी लगी है साल में, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी आई हैव अर्न ₹3 लाख फ्रॉम दी विनिंग फ्रॉम लॉटरी. देखो कैसी मेरे ये साल की ऐसी मेरी इनकम है. ओके, तो मुझे क्या करना है कि सपोज ये जो है, ओके, सपोज आई एम अ नॉर्मल इंडिविजुअल. ओके, फॉर मी दी how I will calculate the tax. Okay, so suppose I am a normal individual and I have opted for the old tax regime. तो इसका मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है. सपोज ये 3 इनकम, इसका कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और टैक्सेबल इनकम इसकी ये है. तो हाउ यू विल कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स ऑफ दिस पर्सन. तो अगर मुझे इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो हाउ आई विल कैलकुलेट. देखो इसका सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम कितना होता है, ये दोनों को पे स्लैब रेट लगेगा और इस पे क्या लगेगा, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा. सपोज ये दोनों का मिला के मेरा इनकम हुआ 3 लाख रुपये. ओके, अब सबको पता है कि 3 लाख में से
पहले 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अभी यहाँ ये 3 लाख में से मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, सिर्फ 50,000 रुपये। सपोज ये 50,000 पे मुझे 5% से टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे 50,000 का 5% में निकालूंगा तो इट इज 2,500। तो ये मेरा ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स हुआ, लेकिन ये जो है इसको मैं स्लैब में नहीं गिनूंगा, ये फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। तो इसका ये 3 लाख जो है उसका सीधा 30%, मतलब 3 लाख का 30% टैक्स। सो आई हैव टू पे 90,000 टैक्स ऑन दिस। तो देखो यहाँ पे मैं स्लैब रेट में फॉल होता हूँ नहीं फॉल होता हूँ कुछ नहीं देखना है। अगर मेरे इनकम के ग्रुप में और मेरी टोटल इनकम में अगर ऐसे कोई विनिंग से इनकम आई है टू विच वी कॉल्ड इट एज ए कैजुअल इनकम, सपोज जिसको हम कैजुअल इनकम कहते हैं, ऐसी कोई कैजुअल इनकम हमने अर्न की है, तो कैजुअल इनकम पे मुझे डायरेक्टली 30% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने 3 लाख पे क्या किया, स्लैब रेट अप्लाई किया। ये मेरी तो 3 लाख इनकम है, उसमें से पहले 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी के 50,000 में 5% के हिसाब से सपोज टैक्स लगता है, तो इस पे सिर्फ 2500 टैक्स आया। अभी दूसरे 3 लाख है उस पर कितना टैक्स पे किया आपने, 90,000। okay, so your total tax liability will be how much, 92,500. okay, so this is the way in which you are supposed to calculate the tax. So you must know that ये casual income आपकी होती है, उस पर आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना है। मतलब यहाँ कोई स्लैब रेट कुछ नहीं देखना है आपको, ये 30% के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। सपोज इस पे कोई ये 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज भी लगता है, और ये टैक्स का अमाउंट है उस पर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना है। मतलब यू मस्ट नो दिस इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। यू मस्ट नो अदर थिंग। जनरली आपको मैंने क्या पढ़ा है कि कोई भी आप इनकम अर्न करते हो, ओके, कोई भी हेड में, आइदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, हाउस प्रॉपर्टी या तो फिर, तो वो इनकम को अर्न करने के लिए पीजीबीपी, ये कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो दैट एक्सपेंस इज ऑलवेज अलाउड एज ए डिडक्शन। लेकिन आपकी ये वाली जो इनकम है कैजुअल इनकम, तो सपोज इफ यू आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम द कैजुअल इनकम, मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब चीज़ों से अगर आपको ये कोई कैजुअल इनकम आ रही है, और एक कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, you must know that it is not allowed as a deduction. okay, it is not allowed as a deduction. सपोज समझ लो कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है, तो आई हैव अर्न 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम द लॉटरी, तो दिस 1 करोड़ विल बी टैक्सेबल। लेकिन आप बोलोगे सर मैंने આજે લોટરી લાગી પણ હું છેલ્લા 10 વર્ષથી લોટરી ખરીદું છું, એની પાછળ મારો 25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો છે, 25 લાખ રૂપિયાની લોટરી અત્યાર સુધી મેં ખરીદ કરી ત્યારે આજે જઈને લાગી, તો ધીસ ઇઝ માય એક્સપેન્સ વિચ આઈ હેવ ઇન્કર્ડ ટુ अर्न दिस लॉटरी इनकम। ओके, सो वेदर दिस एक्सपेंस इज अलाउड एज ए डिडक्शन, आंसर इज नो। सपोज आप बोलो कि मैं कार्ड गेम्स में आज 50,000 रुपया जीता, तो 50,000 पे 30% टैक्स लग जाएगा। लेकिन आप बोलो कि सर मैं काले 10,000 हारी गयो तो ये मारो एक्सपेंसेस के कैन आई क्लेम द डिडक्शन, आंसर इज नो। ओके, यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। So suppose if you incur any expense to earn the casual income, कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है तो दैट एक्सपेंस इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। तो अगर कैजुअल इनकम आपने अर्न की है तो कैजुअल इनकम पे आपको फ्लैट 30% के रेट से टैक्स पे करना है। उसको अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा किया है तो दैट खर्चा, दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, एंड द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउड फ्रॉम दिस इनकम। जनरली क्या होता है आपको पता है कि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है, सपोज ये ग्रॉस टोटल इनकम है, सपोज समझ लो ये मेरी 3 लाख की मेरी इनकम थी, ठीक है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, और सपोज मेरा LIC के का प्रीमियम मैंने ड्यूरिंग द ईयर 25,000 का पे किया है, तो अंडर सेक्शन 80C आई कैन क्लेम द डिडक्शन। सपोज मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया है तो आई कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, ये सब डिडक्शन आपको आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता है, बट दिस डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम द अदर इनकम। ओके, बट यू कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम दिस इनकम। ये इनकम को तो अर्न किया, जितना इनकम है उसका 30% टैक्स पे कर दो। फिर आप बोलोगे कि सपोज समझ लो कि मैं कुछ करता नहीं हूँ,
सिर्फ यही जुआ खेलने का मेरा काम है, ठीक है। तो सपोज ड्यूरिंग द ईयर मैंने 50 लाख रुपये मेरे को लॉटरी लग जाए और आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, ओके। तो दिस 50,000 विल बी टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट 30%. તમે કહેશો સર મારું એલઆઈસીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એમાં મેં 1 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલઆઈસીમાં કરેલું છે, મારો મેડિક્લેમ છે, મેં એનું પ્રીમિયમ 30,000 પે કરેલું છે, તો ઇટ શુડ બી અલાઉડ એઝ અ ડિડક્શન ફ્રોમ ધીસ. તો આન્સર ઇઝ નો. नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 आर अलाउड. तो 80C टू 80 के कोई भी डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से नहीं, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली ये इनकम में से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. सपोज मेरी दूसरी कोई इनकम नहीं है और यही एक इनकम है, so on this income I have to pay the tax at the rate flat 30%. You cannot claim the deduction in respect of this, okay. फिर यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट फॉर अनएग्जॉस्टेड BEL is not permitted against the casual income. देखो अनएग्जॉस्टेड BEL मतलब BEL का फुल फॉर्म होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो उसका भी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल सी सपोज मैंने आपको बताया कि मैं इंडिविजुअल हूँ, ओके. तो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि अप टू ₹2,50,000 अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है, तब तो पहले आपके जो पहले 2,50,000 इनकम आप अर्न करते हो वो क्या होता है, एग्जाम उस पर टैक्स नहीं लगता. तो सपोज मैं टोटल टैक्सेबल इनकम इससे ₹5 लाख, ठीक है. तो 5 लाख में से पहले 2,50,000 पे मुझे टैक्स, मेरा क्या टैक्स रेट क्या है उसके लिए, नील है. अभी बाकी बचा 2,50,000, ठीक है. उस पर 5%, 10%, वॉट एवर रेट इज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू दैट आई विल पे द टैक्स. तो ये आपको बेसिक एक्सम्पशन लिमिट आपकी जो है, तो कोई पण इंडिया में कोई पण माणस इनकम अर्न करे तो भाई अप टू 2,50,000 इट इज नॉट टैक्सेबल. तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा आपको मिलेगा नहीं. तो समझ लो ये साल में मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए की लॉटरी में से कमाया, कि मेरी कोई दूसरी कोई इनकम नहीं है. आप कैसे सर 1 लाख तो 2,50,000 करता ओछा कहेवाय, तो 1 लाख पर टैक्स ना लगे. नो, अगर आपने 1 लाख भी कमाया तो 1 लाख पे सीधा 30% आपको 30,000 टैक्स भरना ही है. मतलब यहाँ से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंस किया उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा. आपने ये इनकम अर्न की तो इसका जो भी अमाउंट अर्न किया उसका 30% आपको टैक्स पे करना है. Is it clear to everyone? Suppose if you earn the casual income like winning from lottery, crossword puzzles, horse race, card games, or any games of sort or any sort of gambling or betting. तो gambling और betting से अगर आप ऐसी कोई income earn करते हो, okay, so if you are earning this kind of income, then these incomes are, मतलब if you earn this income, then this income will be taxable at the flat rate of 30%. इसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो 80C to 80U में डिडक्शन नहीं मिलेगा. ये 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया आप सबको? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Okay, so this is the treatment of the casual income. So this is the treatment of the casual income. So suppose if you have earned the casual income, what treatment we are supposed to give, that we have discussed. Okay. अभी आप एक चीज दूसरी समझ लो, मैं दूसरे पॉइंट पे मूव करता हूँ. ओके, उससे पहले रेडियो आवाज आवे છે? यस सर. हाँ हाँ सर. यस हाँ, सर. हाँ. मैं आवाज है. आवे છે ને? So ये ऐसे एटमॉस्फेयर में हम काम करते हैं. माय ऑफिस इज नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन, ओके. रेलवे स्टेशन के बाजू में एक कंटिन्यूस ट्रेन का आवाज आता रहता है, ओके. तो देखो अभी ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करें उससे पहले एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओके, कि सपोज समझ लो, एक बात आप समझो, ये क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स में एक ये कॉमन पॉइंट है. फॉर एग्जांपल सपोज ड्यूरिंग द ईयर मेरी सैलरी की इनकम है पर मंथ 60,000 रुपीज, ओके. और मेरा एम्प्लॉयर इसमें से TDS डिडक्ट कर देता है पर मंथ 10,000 रुपीज, ओके. तो मेरे हाथ में पर मंथ कितना आता है सैलरी में से 50,000, ओके. नाउ मतलब पूरे साल में मेरे हाथ में कितना पैसा आया, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो दैट इज
6 लाख रुपीज आई हैव रिसीव्ड, ओके, लेकिन मेरी सैलरी कितने की, सैलरी 60,000, तो हाउ मच आई हैव अर्न, तो सी 60,000 7 लाख 20 multiplied by हजार 12, so that is 720. 20,000. So this is the income which I have received. Okay, and this is the income which I have earned. Now ये मेरा प्रीवियस ईयर 2021-22 में ये इनकम मैंने अर्न किया, ठीक है। नाउ जब मैं असेसमेंट ईयर में मेरा रिटर्न फाइल करने जाऊंगा इन द ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर, जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा, सी how much income I will show in my return from the salary, whether I will show the 6 lakh rupees, 7 lakh 20, 7,20,000 6 lakh 6 lakh 7 लाख 20 हजार 7,20,000. So the tax is always levied on which income which you earn and not on the income which you receive. Okay, ये तो आपका टीडीएस काट लिया इसने, काट के कहाँ जमा कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। ओके, तो जब भी आपने सपोज समझ लो इस पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, सपोज इसने पूरे साल में 10,000 करके 1,20,000 टैक्स उधर जमा करवा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कल आपको मैंने बताया, ठीक है। और सपोज ये मेरी सैलरी की इनकम 7,20,000 है, उसको मैंने कैलकुलेट किया और सब पता चला कि भाई मेरे को तो सिर्फ 1 लाख ही टैक्स पे करने का आता है, उधर उसने कितना डिपॉजिट करवा दिया है पूरे साल में, 1,20,000, तो और हाउ मच टैक्स आई एम लायबल टू पे ऑन माय एक्चुअल इनकम, ओनली 1 लाख, सो इन दिस केस 20,000 विल बी रिफंडेड टू मी, ओके। और सपोज समझ लो मुझे पता चला कि मेरे को 1,30 टैक्स पे करना है, 1,30 में से तो 1,20 तो मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है मेरे को टीडीएस में से डिडक्ट करके, ओके। तो मुझे अभी गवर्नमेंट को कितना देना है, देखो 1,30 भरवाना આવે છે, એમાંથી 1,20 તો મારા એમ્પ્લોયરે ટીડીએસ ના ફોર્મમાં કાપીને ભરી દીધા છે, તો હવે મારે ગવર્નમેન્ટને કેટલા ચૂકવવાના આવશે, ઓનલી 10,000। तो सी यू मस्ट नो दैट, देखो ये मेरी सैलरी की इनकम है, 60,000 है ना, उसको हम कहते हैं आफ्टर टीडीएस जो इनकम है, दैट इनकम इज नोन एज नेट इनकम, ओके। एंड जो टीडीएस के पहले की जो इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो ये आपको ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब से जब इनकम आप अर्न करते हो तो उस पे जो भी जहां से आप अर्न करते हो, दैट पर्सन ऑलवेज डिडक्ट द टीडीएस एंड ही गिव्स यू अ नेट अमाउंट, ओके, वो आपको नेट अमाउंट ही देगा, ओके। सपोज आपको 70,000 रुपीज नेट अमाउंट मिला, ओके, और आपको पता है कि आप जहां से आपने ये लॉटरी विन की या कार्ड गेम्स में विन किया, उसने 30% के हिसाब से 30,000 टैक्स डिडक्ट कर दिया है। तो सब जब भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम कैलकुलेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे इनकम्स लिखोगे और इनकम में इनकम लिखोगे और इनकम में से एक्सपेंसेस कुछ है तो लेस करोगे, ओके। सपोज आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरी से 70,000 आपको मिला, आपको पता है उसने 30% टीडीएस डिडक्ट कर दिया 30,000, तो आप यहाँ विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम कितनी लिखाओगे, इधर 70,000 और 30,000, 70,000 और 1 लाख, सो वी हैव द टोटल, मतलब आपको ये अमाउंट के अंदर टीडीएस ऐड कर देना है और ये विनिंग का आपको जो एक, क्योंकि आपने कमाया कितना है, यू हैव अर्न नॉट 70,000 तो आपको मिला है और उसने टीडीएस डिडक्ट करके जमा करवा दिया है गवर्नमेंट को 30,000, लेकिन आपने कमाया कितना है, यू हैव अर्न 1 लाख रुपीज, तो विनिंग की इनकम आपकी 1 लाख दिखानी है। मतलब सी व्हेनेवर यू सॉल्व द एग्जांपल दिस काइंड ऑफ नेट अमाउंट इज गिवन, देन यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ग्रॉस अप दिस अमाउंट, ओके। मतलब ग्रॉस अप का मतलब ये जो आपने जो रिसीव किया है उसके अंदर टीडीएस का अमाउंट आपको ऐड कर देना, ओके। समटाइम्स इन द एग्जांपल हाउ दे गिव दैट सी इन दिस वे, ये यू हैव अर्न विनिंग फ्रॉम लॉटरीज की आपको इनकम दी होगी कि भाई विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपको दिया है ₹70,000 और ब्रैकेट में लिखा है ये अमाउंट नेट अमाउंट है, ये अमाउंट क्या बोला है, नेट अमाउंट है, और यहाँ पे लिखा है
कि भाई आपको टीडीएस का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन टीडीएस का रेट दिया है कि रेट ऑफ टीडीएस इज 30%। देखो आपको ये जो भी अमाउंट दिया है वो सम के लिए आपको सिर्फ 70,000 दिया और वो आपको बोला है नीट, बट वी डोंट वांट द नीट अमाउंट, वी ऑलवेज नीड अ व्हिच अमाउंट, वी ऑलवेज नीड द ग्रॉस अमाउंट। ओके, तो कैसे ग्रॉस अमाउंट फाइंड करोगे? देखो ग्रॉस अमाउंट फाइंड करने की फॉर्मूला ये है कि भाई आपको जो भी अमाउंट मिला है, जो रिसीप्ट, ओके, तो जो भी आपको रिसीप्ट हुई है, रिसीप्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, वही 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, ऐसा कर देना आपको। मतलब समझ लो कि आपको ये रिसीप्ट कितना हुआ है 70,000, तो यहाँ 70,000 करोगे और 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस 1 और रेट ऑफ टीडीएस 30 है, 30%। 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, 100 मतलब कितना हुआ 0.30, तो 1 माइनस 0.30 करोगे तो you will get this amount 70,000 divided by 0.70. So in this way whatever amount you will find out, that will be the gross amount. तो अगर कोई भी सम में आपको नीट अमाउंट दिया है और आपको रेट ऑफ टीडीएस दिया है और रेट ऑफ टीडीएस नहीं भी दिया तो भी आपको पता होना चाहिए विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में अगर नेट अमाउंट नहीं, मतलब रेट ऑफ टीडीएस नहीं दिया, सिर्फ आपको ऐसा नेट दिया तो भी आपको पता है कि यहाँ टैक्स रेट कितना है 30% और टीडीएस का रेट भी 30% है। तो 30% लगा के ऐसे आपको ग्रॉस अप कर देना है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल, एक फुल फ्लेज एग्जांपल है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और यहाँ पे आपको बोला है कि 18,000, बट दिस अमाउंट इज अ नेट। अगर नेट अमाउंट दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ग्रॉस अप। देखो ये ग्रॉस अप किया है, आफ्टर ग्रॉसिंग अप 20,000 अमाउंट आई हैव फाइंड आउट। तो कभी भी आपको कोई भी सम में नेट अमाउंट दिया है तो नेट अमाउंट को आपको ग्रॉस करना पड़ता है। देखो यहाँ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आपको दिया है और वो अमाउंट कैसा दिया है, ग्रॉस ही, तो आपको नेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो अमाउंट चाहिए वो कैसा चाहिए, वी वांट अ ग्रॉस अमाउंट। So if the net is given, then we are required to gross up. But if gross amount is given, there is no need to gross up again. दूसरी बार ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको नेट अमाउंट दिया है कोई भी सम में अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी का, तो आपको ये फॉर्मूला कि जितना भी अमाउंट मिला है वो 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस करना है, यू विल फाइंड द ग्रॉस अमाउंट एंड यू व्हेनेवर यू सॉल्व द एग्जांपल, आपका ये सम में जो आउटर कॉलम में जो अमाउंट आता है वो हमेशा कौन सा अमाउंट यहाँ आपको लिखना है, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रॉस अमाउंट। तो यहाँ देखो अगर नेट अमाउंट है तो भी आपको ग्रॉस अमाउंट फाइंड करके लिखना है। समझ में आया आप सबको? Sir, I want to ask Yes, sir. something. यस, Yes, sir. बताइए। So instead of this formula, can we try received amount divided by 70%? वही हुआ ना बेटा, वही हुआ ना, 70% करके आप कर सकते हो। 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस का मतलब वही हुआ 1 डिवाइडेड बाय 70%, वही हुआ ना। आपने एक में से 30 डिवाइड किया, मतलब 0.70 का मतलब क्या हुआ, 0.70 इज 70%। ओके, लेकिन ये क्या है, अब तक आपको दूसरा कोई रेट दिया है कोई भी, तो आप ऐसे कर सकते हो 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। तो सपोज टीडीएस का रेट 25% दिया है, 10% दिया है, तो आप 10% दिया है तो 1 माइनस 0.10 कर दो। ओके, तो पर परसेंटेज भी आप लिख सकते हो कि भाई 10 आप ऐसे, तो बाकी कितना बढ़िया, क्योंकि 90 टका, तो डिवाइडेड बाई 90% करोगे तो 90 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा, तो वही आएगा आंसर। ओके, बट दिस इज मोर बेटर। ओके, यू कैन डू सो, आपने जो पूछा आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो नाउ वी हैव, देखो आपने एक इनकम डिस्कस की, डिविडेंड की इनकम, दूसरी इनकम हमने डिस्कस की कैजुअल इनकम। नाउ वी आर ऑन द थर्ड इनकम that we have to discuss is the interest on the securities. Okay, तो सपोज आपने कोई जगह पे कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, देखो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको क्या मिलेगा, शेयर पर શું रिटर्न મળે તમને, डिविडेंड મળે डिविडेंड डिविडेंड ट्रीटमेंट तो हमने समझ ली। डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मींस व्हाट, अगर आपने शेयर के अलावा जो सिक्योरिटीज है, मतलब डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो सब में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, तो और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड की ट्रीटमेंट आपको पता है कि डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वेदर यू रिसीव फ्रॉम द कंपनी, वेदर इट इज इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और इवन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड ऑल्सो इफ यू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड विल बी टैक्सेबल। बट दिस इज अबाउट द इंटरेस्ट। So suppose if you have invested in the securities, okay,
So now it depends on the case to case basis कि whether the interest on securities is taxable under that income from other sources or not. देखो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था और आपने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने क्या किया है, सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, एंड if you receive the interest from such securities it is taxable under that income from other sources. सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे और वो 5 लाख से मैंने कोई कंपनी के डिबेंचर खरीदे, ओके, मेरा धंधा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं, my business is not to invest in the securities, okay, but suppose I had some extra money, I have excess amount and that I have invested in the securities, and if I have earned the interest from such securities it is taxable under their income from other sources. But suppose if you have held the securities as a stock in trade, मतलब आपका धंधा क्या है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का, लाइक सपोज जो बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, ओके, दे आर डूइंग द, उन लोगों का धंधा ही क्या है कि लोगों कंपनी के शेयर्स में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। तो जब वो लोग शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सच सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज व्हाट, सच सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, उनके लिए सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड कहा जाएगा। और वो लोग अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उनके लिए वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी। बट सपोज इफ यू हैव हेल्ड इट एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको देखना है कि आपके पास इंटरेस्ट का इनकम आपको अराइज हुआ, ओके, तो सी सपोज आपको देखो देयर आर टू थिंग्स, वन इज पहले डिविडेंड, शेयर्स के बारे में बात करें, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ओके, सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब सिक्योरिटीज में आता है। शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। और डिविडेंड के बारे में मैंने एकदम थंब रूल बता दिया कि अगर आपने डिविडेंड अगर एज ए इन्वेस्टमेंट भी आपके पास रखा है या तो फिर एज ए स्टॉक इन ट्रेड आपके पास रखा है, लेकिन डिविडेंड आपको मिलता है वो ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दिस इज फॉर द डिविडेंड। बट सपोज इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज यू विल रिसीव द रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। एंड इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि आपने जो सिक्योरिटीज आपने हेल्ड कर रखी है, इफ यू हैव हेल्ड बाय यू एज ए इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपके पास सिक्योरिटीज है और उससे इंटरेस्ट आ रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट इफ यू हैव हेल्ड द इन्वेस्टमेंट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, कि आपने स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, मतलब आपका धंधा ही इन्वेस्टमेंट का है, और इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर व्हिच, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबी, ओके। तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने एबीसीडी लिमिटेड के 5 लाख डिबेंचर बाय कर लिए और उसको इंटरेस्ट मिला, तो व्हेनेवर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड द इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीटी, क्योंकि उसका धंधा ही इन्वेस्टमेंट का, ओके। देखो ये इंटरेस्ट में भी आपको वो टीडीएस काट के देगा, जो भी आपको इंटरेस्ट देगा, जो कंपनी के सिक्योरिटीज में, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपको क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट आपको, जब भी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट देता है, दैट इंटरेस्ट ही विल डिडक्ट द टीडीएस एंड विल गिव यू अ नेट अमाउंट, ओके। तो सपोज इफ द नेट अमाउंट इज गिवन देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी ग्रॉस अप एंड टैक्स विल बी डेबिट ऑन द ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम अगर फाइंड करना है तो ग्रॉस अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, तो यू कैन फाइंड आउट द नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। जैसे हमने आपको ऊपर बताया, जैसे एक सम था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये सम है, ये सम हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको देखा यहाँ बोला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ओके। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे जनरली 10% के रेट से टीडीएस कटता है। आपको यहाँ दिया है 18,000 रुपीज, लेकिन ये अमाउंट कैसा दिया है आपको, नेट। अगर नेट दिया है तो आपको क्या करना है, उसको ग्रॉस अप करना है। तो ग्रॉस अप कैसे करोगे, तो ग्रॉस करना है, देखो मुझे नेट अमाउंट कितना दिया है 18,000, तो दिस इज द नेट अमाउंट, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। देखो टीडीएस का रेट उसमें 10% होता है, तो 0.10, ओके। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 0.90 करोगे आप, तो यू विल फाइंड द ग्रॉस अमाउंट, दैट विल बी 20,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रॉस अमाउंट। So if the net amount is given, you don't have to consider the net amount, you are supposed to gross up. So this is called the gross amount. So in this way you are supposed to find out the gross amount and tax will be levied on the gross amount and not on the net amount. Okay, तो net amount पे नहीं टैक्स लगेगा, टैक्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे दिखेगा, दिया जाएगा।
So suppose if you receive the interest on securities, so interest on securities is always taxable under the income from other sources if it is held by you as an investment. But suppose if it is held by you as a stock in trade, it may be taxable under their PGT. लेकिन सपोज आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और आपको ग्रॉस अमाउंट दिया है, तो ग्रॉस अमाउंट को आपको सॉरी इफ नेट अमाउंट इज गिवन देन यू आर सपोज टू ग्रॉस अमाउंट. नाउ सी एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग. एक्सेप्शन दिया कि फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम वुड बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15. देखो आपको ये जगहों से इंटरेस्ट मिला है, ओके, मतलब ये कुछ सिक्योरिटीज के नाम दिए गए और ये जगह पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ से इंटरेस्ट आपको मिलता है इसमें से कोई भी जगह पे से, तो दिस इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. यहाँ क्या लिखा है, दिस इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो ये इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, ओके. तो दिस इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. यू मस्ट नो. तो अगर आपको बोल दिया गया है सम में कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज, और इंटरेस्ट अगर आपने सिक्योरिटीज से रिसीव किया है एंड इफ योर सिक्योरिटीज आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, तो आपको ये पूरा याद रखना है कि ये सभी पॉइंट यहाँ से अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है तो दैट इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है. देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर आप देखो इस सिक्योरिटीज के अंदर इसको कंसीडर कर लिया है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. सपोज आपके पैसे कुछ पड़े हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं अलग अलग. पोस्ट ऑफिस जैसे बैंक आपका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करती है वैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो. अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको देखना है कि वो अकाउंट का टाइप कैसा है. सपोज आपका टाइप इंडिविजुअल टाइप का अकाउंट है और वहाँ से मतलब मेरा अकेले का खुद का अकाउंट है और मेरे अकेले के नाम पे है, तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट अप टू 3500 इज एक्सेप्ट. बट सपोज मेरा और मेरी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है और मुझे इंटरेस्ट रिसीव किया है मैंने, तो इन दिस के 7000 विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, मतलब सपोज यू शुड अंडरस्टैंड कि सपोज ड्यूरिंग द ईयर मेरा सपोज आई हैव इन्वेस्टेड, मतलब मेरा पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग बैंक अकाउंट है, ओके, और मेरा और मेरी वाइफ का जॉइंट पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है सपोज समझ लो, और सेविंग बैंक अकाउंट में सपोज मेरे 12 लाख रुपए पड़े, ओके. नाउ सपोज दिस पोस्ट ऑफिस इज गिविंग मी द इंटरेस्ट एट द रेट 10%. तो मुझे ये साल में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हाउ मच इंटरेस्ट आई विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ ₹1,20,000. Now this question arises that the entire interest will be taxable. Answer is no. यहाँ से बोला गया है कि if this account is a joint account, तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट मेरा और मेरी वाइफ का जॉइंट है, तो यहाँ से मुझे 7000 तक का एग्जम्पशन मिल गया है. मतलब 1,20,000 मैंने इंटरेस्ट मिला तेमाથી 7000 एग्जम्प्ट થઈ જશે, ओके, एंड रिमेनिंग 1,13,000 विल बी टैक्सेबल इंटरेस्ट. ओके, अगर ये जॉइंट अकाउंट नहीं होता और अगर ये मेरा इंडिविजुअल अकेले का अकाउंट होता तो ये किसमें क्या होता, ये 1,20,000 जो है मेरा इंटरेस्ट का इनकम, उसमें से पूरे पे टैक्स नहीं लगता. ये 1,20,000 में से 3,500 का मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 1,16,500. सो दिस विल बी माई टैक्सेबल इंटरेस्ट. So you should remember that if you receive the interest, okay, on the post office saving bank account, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको पैसा इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सपोज इफ दैट अकाउंट इज अ जॉइंट अकाउंट देन अप टू 3,500 विल बी एग्जम्प्ट एंड इफ इट इज अ जॉइंट अकाउंट देन अप टू ₹7,000 विल बी. ओके, देखो इंटरेस्ट पेएबल टू एनी फॉरेन बैंक ऑन द डिपॉजिट मेड बाय द शेड्यूल बैंक विद द आरबीआई अप्रूवल. देखो ये मेड बाय इट विद द शेड्यूल बैंक, ओके, मतलब ये इंडिविजुअल के लिए नहीं. सपोज समझ लो इंडिया की कोई बैंक है, ओके, वो इंडिया की बैंक के अंदर कोई फॉरेन बैंक ने यहाँ डिपॉजिट किया. सपोज अ बैंक ऑफ बड़ौदा इज देयर, ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका ने कुछ पैसे रखे, ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट टू द फॉरेन बैंक. आंसर इज यस. ओके, तो आरबीआई की परमिशन से अगर फॉरेन की कोई बैंक ने इंडियन बैंक में पैसा डिपॉजिट रखा है
और उस पे इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को अगर इंटरेस्ट पे करती है तो दैट इज एग्जाम। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेएबल टू एनी फॉरेन बैंक ऑन द डिपॉजिट मेड बाय इट विद दी शेड्यूल बैंक। मतलब इंडिया की कोई भी शेड्यूल बैंक है तो शेड्यूल बैंक में फॉरेन बैंक ने पैसे रखे और फॉरेन बैंक को यहाँ से इंटरेस्ट दिया जाता है तो दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो वो फॉरेन बैंक के लिए इंडिया से अगर कोई इंटरेस्ट लेके जाती है तो दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट इज एग्जाम। ओके, ये जनरली बैंक के लिए अगर हम सम गिनते हैं, बैंक की एग्जाम मतलब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे ध्यान रखना है। और वो फॉरेन बैंक के लिए वो बिजनेस इनकम होगी, और वो बिजनेस इनकम होगी तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। लेकिन पीजीबीपी में टैक्सेबल करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि अगर फॉरेन बैंक इंडिया से भी इंटरेस्ट लेके जा रही है उसकी डिपॉजिट पे तो वो फॉरेन बैंक को वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। देखो इंटरेस्ट पेएबल बाय, देखो अगर आपने ये कोई कंपनी जो यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया है, ये कंपनी के बॉन्ड्स, ये कंपनी जनरली बॉन्ड्स इश्यू करती है और ये बॉन्ड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए ये सब कंपनी के, देखो public sector companies on bond or debenture notified by the central government in the official gazette। देखो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। टैक्स फ्री बॉन्ड बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFCL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया RECL। ओके, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL का फुल फॉर्म ये होता है। फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक दैट इज HUDCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ओके, देन दिस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी कंपनीज है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज टाइम टू टाइम बॉन्ड्स इश्यू करती है। ये बॉन्ड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अगर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 100% ऑफ सच इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on the deposit made by the employee of the central government, state government or public sector company in accordance with the notified by the scheme of the money due to him on account of his retirement, that is also exempt। देखो सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको उसके PF के, ग्रेचुइटी के सब पैसे मिलने वाले हैं। उसको रिटायरमेंट के टाइम पे ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको ये पैसे अभी नहीं चाहिए तो वी विल इन्वेस्ट दिस इन दी स्कीम। ओके, तो गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड स्कीम होती है और तो नोटिफाइड स्कीम के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। सपोज 2023 में मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो 25 लाख रुपए मैंने लिया नहीं, गवर्नमेंट को बोला आपकी कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टेड दैट मनी इन दी गवर्नमेंट स्कीम और वो वहाँ से भी मुझे अभी इंटरेस्ट मिलना चालू हुआ। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है और उसके अंदर अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो और उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, देखो ये भोपाल गैस विक्टिम, तो जब ये भोपाल गैस की ये दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ओके, तो वो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने वो भोपाल सिटी को वापस खड़ा करने के लिए ये भोपाल गैस डिजास्टर के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किए। और अगर आपने ये भोपाल गैस डिजास्टर के जो बॉन्ड गवर्नमेंट ने इश्यू किए थे उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता और वो इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको आज के दिन भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, सपोज इफ यू मेड द इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड or gold deposit certificate issued under the gold monetization scheme of 2015। तो गवर्नमेंट की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी 2015 में, तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यू किए थे। मतलब देखो आपको क्या करना है कि गोल्ड नया बाय करना है तो गोल्ड नया नहीं बाय करने का, लेकिन ये बॉन्ड बाय करने में। बॉन्ड कैसे होते हैं कि जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं उसके साथ साथ ये बॉन्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं और आपको रेगुलर इंटरेस्ट तो मिलता ही रहता है। तो ऐसे कोई ऐसी जगह पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड बॉन्ड में, गोल्ड सर्टिफिकेट में, तो ऑन दैट इफ यू रिसीव एनी इंटरेस्ट तो दैट विल बी आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम दैट। सपोज इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट
फ्रॉम द बॉन्ड विच इज इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी। ओके, तो लोकल अथॉरिटी भी बॉन्ड्स इश्यू करती है। हम अभी अभी थोड़े टाइम पहले हमारे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी बॉन्ड्स इश्यू किए थे। ओके, और वो बॉन्ड इश्यू किया था और उसको जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड इश्यू किए सबको बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाय कर दिया। पब्लिक ने किसी ने नहीं बाय किया। ऑल दी बॉन्ड्स वर परचेज बाय दी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सब बॉन्ड्स जो है उस पर अगर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब द बॉन्ड्स विच आर इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी और स्टेट फुल फाइनेंस एंटिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट की कोई फाइनेंस एंटिटी लाइक गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वो कोई बॉन्ड्स इश्यू करता है। ओके, और देखो अगर टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड, अगर ऐसे कोई बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द, देखो एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, RNR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, फ्रॉम द डिपॉजिट इन द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ओके, रिफर्ड अंडर सेक्शन 2U ऑफ द SEZ एक्ट 2005। ओके, तो SEZ एक्ट के अंदर कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का डेफिनेशन है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट किसको कहते हैं कि इंडिया की ही कोई ब्रांच, इंडियन लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच USA में है। ओके, तो दैट ब्रांच इज नोन एज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ऐसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के अंदर कोई NRI या तो फिर कोई नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और उसको इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सेम वे interest received by non-resident from the unit located in the IFSC। ओके, तो IFSC ये क्या है कि फाइनेंस कंपनीज होती है। गवर्नमेंट ने अंदर कंपनीज एक 2013 एक IFSC कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है और वो IFSC कंपनी के अंदर कोई NR मतलब नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट ये IFSC कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको वहाँ से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, तो IFSC कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है गिफ्ट सिटी। हमारा जो है वहाँ पे फॉरेन मतलब फॉरेन की एंटिटी से उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर मतलब कोई भी फॉरेन की कंपनी है अगर उसको इंडिया के अंदर कोई कंपनी ओपन करनी है या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या करेगा, गिफ्ट सिटी के अंदर एक कंपनी रजिस्टर करेगा और वो कंपनी के थ्रू इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएगा। ओके, तो ऐसी कंपनीज के अंदर अगर कोई नॉन रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट किया और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, तो दीज आर दी वेरियस बॉन्ड्स। ओके, दीज आर दी वेरियस सिक्योरिटीज। देखो आपको ये सभी याद रखना है कि अगर आपको सम के अंदर पूछ लिया कि यू हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज डिवेंचर, तो यू मस्ट नो दैट इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो भोपाल गैस लिफ्टिंग के बॉन्ड्स इश्यू किए उसमें से इंटरेस्ट मिला या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से या फिर टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड, तो ये इसमें से कोई भी बॉन्ड पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 ऑल दिस बॉन्ड्स आर एग्जाम, मतलब ऑल दिस इंटरेस्ट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, तो देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सपोज इफ यू रिसीव इट इज टैक्सेबल, लेकिन आपको ये सब सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिलता है तो इट इज एग्जाम। But suppose if you have received the net amount, then it is required to be gross up when it is taxable. तो taxable है, net amount आपको receive किया है, तो net amount is required to be gross up, and interest on all the securities is exempt from tax. Okay, is it clear to everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई doubt नहीं है ना? No, No, sir. Yes. Now see, let us go ahead with the other point. देखो other point is the receipt of money or property by the individual or HUF for an inadequate consideration or without consideration. Okay.
ये गिफ्ट का पॉइंट है, जस्ट गिफ्ट का पॉइंट है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन। ओके, तो ये पॉइंट मैं अभी नहीं चालू कर रहा हूँ, लेकिन इसके नीचे वाले पेज पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं चाहती ये और इसके नीचे वाला, ये दो पॉइंट हम अच्छे से समझ, ठीक है। तो देखो द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो ये ऊपर वाला पॉइंट, ये पूरा पेज जो है यहाँ से चालू होता है, पेज नंबर 3, इट इज ऑफ गिफ्ट, दिस वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, लेकिन आई एम डिस्कसिंग विथ यू, और ये गिफ्ट का सम है, दैट ऑल्सो वी विल सॉल्व टुमारो। बट सी, दिस इज वन point, this is also one of the income which is taxable under the head income from other sources. So what is the next income? Advance forfeited due to failure of negotiation for transfer of the capital. Okay. हाँ, શું કહે છે બેટા? Hello, yes, hello, any question to anyone? राजू जी, काम में फर्स्ट नहीं है। ओके, अब म्यूट कर दीजिए। सर कभी नाइट चालू होते बहुत त्याच्यामध्ये बोलू, तुमची नाइट बुक चालू करून लागेल। Angel, your account, your mic is on and someone is talking at your home. Okay, इसका आवाज आ रहा है, please mute yourself. Okay, so what I was discussing with you, let us come to this point. Okay, ये दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑन नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट। ओके, देखो ये 2014 से पहले की ये सिचुएशन बताई है, और 2014 के बाद क्या होता है वो बताया। अभी हमारा 2022 चल रहा है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज एडवांस इज फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट। सपोज इफ यू हैव एंटर्ड और इफ यू आर डूइंग द नेगोशिएशन विद समवन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट। कैपिटल असेट मतलब देखो, सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब आपकी कैपिटल असेट। ओके, तो सपोज आपके पास एक लैंड है, समझ लो, और ये लैंड को आपको बेचना है 18 लाख रुपीज में, ठीक है। तो आपके पास एक ग्राहक आया, बोलता है कि हेमंत भाई मुझे लैंड बाय करनी है। ऐसे ओके, आई विल सेल यू फॉर 18 लाख एंड ही इज एग्री विथ दैट। ओके, आई विल पे यू 18 लाख। હું કંઈક ચાલ ભાઈ તું થોડુંક બહાનું આપી દે, અને બહાના ખાતે આપણે કરી દઈએ, એડવાન્સ આપી દે, तो ही गिव्स मी 3 लाख रुपीज एडवांस। ओके, अभी जब भी हम दस्तावेज करेंगे उस टाइम पे मेरे को उससे कितने लेने हैं, सिर्फ 15 लाख। ये 3 लाख मैंने क्या ले लिए, आई हैव टेकन दी एडवांस, आई हैव टेकन द एडवांस ऑफ ₹3। ठीक है, अभी इसको इसने बोला कि मैं आपको 10 दिन में 15 लाख दूसरे दे जाऊंगा और वी विल डू दी दस्तावेज। आई सेड ओके, वी विल ट्रांसफर डू दिस सेल डीड। ओके, आई सेड ओके। Then in between one another customer has come to me and he told me that I will pay you 25 lakh rupees but you sell this land to me. But I said no, I cannot sell you this land because I have already taken the advance from someone else, 3 lakh rupees, so I cannot. So now I am bound that I cannot sell this property to someone else. Even though he is ready to pay the higher price, I cannot sell it. Now suppose after 10 days, that person who has assured me that he will going to buy this land for rupees 18 lakh and who has paid me a 3 lakh rupees as the advance has come to me and told me that I don't want to buy this land, और मैं 15 लाख दूंगा भी नहीं और मुझे लैंड भी नहीं खरीदनी है। तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास 25 लाख में एक ग्राहक आया तो मैंने जवा दी दो तारा ली। ओके, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये केस में जो आपने एडवांस लिया होता है वो क्या हो जाता है, ऐसा कोई कुछ करता है तो दिस एडवांस इज गेट फॉरफिटेड।
अभी मैं इसको ये 3 लाख वापिस नहीं दूंगा, तो दिस 3 लाख इज व्हाट, देखो मैंने अपनी जमीन भी बेची नहीं और इसको मुझे 15 लाख देने वाला भी नहीं, लेकिन जो इसने 3 लाख एडवांस दिया था वो मैंने क्या कर दिया, जब्त कर दिया, दैट इज 4 लाख। सो दिस 3 लाख इज माय इनकम and this 3 lakh is income and it will be always taxable under which year, under their income from other sources. 2014 से पहले it was treated as a part of cost of, मतलब cost of acquisition में से reduce किया जाता था 2014 से पहले कि advance money forfeited up to 31st March 2014 it was reduced from the original cost of acquisition, उसको cost of acquisition में से less कर दिया जाता था if this kind of advance if you forfeit। बट देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अभी हमें बी पॉइंट ही याद रखना है क्योंकि 1/4/2014 के बाद क्या सिचुएशन है, सपोज इफ यू आर फॉरफिटिंग, मतलब सपोज लो अपने कोई लैंड का या कोई बिल्डिंग का आपका सेल का नेगोशिएशन किसी के साथ चल रहा है और उससे आपने एडवांस लिया और बाद में बोलता है कि मुझे नहीं खरीदना है, तो एडवांस आपने फॉरफिट कर लिया, तो सपोज दिस काइंड ऑफ एडवांस इज फॉरफिटेड बाय यू, तो now what is the tax treatment? Tax treatment is it is taxable under their income from other sources, and such advance would not be reduced from the cost of acquisition for computing the capital gain। पहले ऐसा किया जाता था कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, वो हमें नहीं देखना है अभी। एज ऑन डेट व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट, आपको ये सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, सपोज इफ एनी एडवांस इज फॉरफिटेड due to failure of negotiation for transfer of any capital asset and any advance is forfeited by you, that will be taxable under your income from other sources। देखो डेट ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी इज रिलेवेंट एंड नॉट द रिसीप्ट ऑफ एडवांस मनी। ओके, मतलब तुमने एडवांस कई तारीखें मળી थी એના જોડે કોઈ લેવા દેવા नहीं, द डे ऑन व्हिच यू आर फॉरफिट उसके पास से कब पैसे ले लेते हो, ऑन दैट डे योर इनकम इज गेट जनरेटेड। ओके, तो इस दिन सपोज समझ लो मैंने ऐसा किया किसी के साथ कि इन द प्रीवियस ईयर, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, फॉर एग्जांपल सपोज इन द प्रीवियस ईयर 2020-21, ये वाला जो प्रीवियस ईयर है इसमें आके वो मुझे 3 लाख देके गया कि मैं आपकी लैंड खरीदूंगा। ओके, तो अब ये 3 लाख मुझे मिला, इट इज नॉट माई इनकम ईयर, कि मैंने सिर्फ वो एडवांस दिया उसमें मैंने अपनी तिजोरी में रख दिया। ओके, क्योंकि ये मेरी अभी तक इनकम नहीं है। अभी ये 21-22 में आके बोलता है कि હવે મારે આ જમીન નથી ખરીદવી, એટલે હવે આ 3 લાખ મારા થઈ ગયા, કારણ કે I have forfeited this। ओके, तो नाउ व्हाट विल बी द ईयर ऑफ जनरेशन ऑफ दिस इनकम, ये साल में आपको मिलता है उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ दिस ईयर बिकॉज इन दिस ईयर यू आर फॉरफिटिंग दिस इनकम। इसको फॉरफिट आप ये साल में कर रहे हो, इट इज ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ दिस ईयर। ओके, so the date of forfeiture is relevant and not a date of advance money received। कब आप रिसीव करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, it is treated as the income of the year in which the money is forfeited by you। ओके, यदि forfeit नहीं करता तो ये इनकम ना कहेगा। ओके, the next point is interest received on compensation or enhanced compensation for compulsory acquisition of land and building। Okay, so it is taxable for the previous year of receipt in respect of the year in which it is paid। Okay, method of accounting is irrelevant। Okay, और यहाँ पे एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि 50% ऑफ सच इनकम इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो लेट अस डिस्कस ये क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन, तो ये भी एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक टैक्सेबल होने वाली इनकम। ये समटाइम्स द कंपल्सरी एक्विजिशन टेक प्लेस। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट आपकी लैंड या बिल्डिंग ले लेती है। आपने अभी बड़ौदा में देखा होगा कि एक बुलेट ट्रेन का रोड निकल रहा है, बुलेट ट्रेन का जो पटरिया है वो ट्रैक यहाँ से निकल रहा है। ओके, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा बेटा। अभी आ रहा है अभी आवाज? हेलो, Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. yes, so what I was discussing with you कि सब ये क्या पॉइंट लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंपल्सरी
एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन किसको कहोगे? आपको बेचना नहीं है लेकिन गवर्नमेंट आपसे ले लेती है, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। सपोज यहाँ पे मेरा घर था और यहाँ से बुलेट ट्रेन का रास्ता निकल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है आपको ये घर मुझे दे देना पड़ेगा। आई एम नॉट सेलिंग, वो मुझे मेरे से ले लेता है। सपोज एक घर खरीदा था मैंने 10 लाख और गवर्नमेंट मेरे को 8 लाख दे के ठीक कर देती है कि भैया घर आवे मारो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कंपल्सरी एक्विजिशन। वो जो देता है हम ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद सपोज कभी कभी क्या होता है, कोर्ट में केसेस चलते हैं आपकी गवर्नमेंट के सामने कि मारू आ घर आटलाનું હતું, હવે તમે મને વધારે પૈસા આપો। સપોઝ તમે કોર્ટમાં કેસ જીતી જાઓ, ઓકે, तो કોર્ટમાં તમને બીજા સપોઝ બીજા 2 લાખ रुपये। तो दिस इज, देखो, अगर आप आपका घर वो ले लेते हैं और उस टाइम पे पैसा देते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्पेंसेशन। ओके, और फिर अगर ऐसा कोई कोर्ट केस चला और उसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल मनी मिला तो दैट इज कॉल्ड एज द एनहांस कॉम्पेंसेशन। सपोज इफ यू रिसीव द कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, अगर आपकी कोई भी लैंड है या बिल्डिंग है उसको गवर्नमेंट ले लेती है और उसका आपको कॉम्पेंसेशन बदले में आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देती है। देखो, कॉम्पेंसेशन आपको जो मिलता है दैट इज नॉट योर इनकम। ओके, और अगर वो इनकम होती है तो भी इनकम फ्रॉम अदर कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल, कोई घर मैंने खरीदा था 10 लाख रुपए और वहां से दिस वाज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वहां से सपोज ये बुलेट ट्रेन का पटरी निकला और मुझे गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए दिए घर खरीद के। तो देखो, यहाँ पे मेरे को ये 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट दिस प्रॉफिट इज अराइज ऑन व्हाट? इट अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। इट अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से मुझे ये गेन हुआ है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये ट्रांसफर करने से कुछ मिलता है आपको, कुछ गेन होता है, तो इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर कैपिटल गेन, भले वो गवर्नमेंट आपसे कंपल्सरी ले लेती है। कंपल्सरी एक्विजिशन इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। तो ये इनकम हमेशा कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। तो यहाँ अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल होता है? देखो, जब ये गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करती है ना, वो आपको टाइम पे पैसा नहीं देती। आज जमीन ले ली थी તમારી પાસે, आज घर ले લીધું અને 2 વર્ષ પછી તમારા પૈસા। ओके, तो सपोज गवर्नमेंट से आपको 25 लाख रुपए का वो आपसे ले लेती है आज और उसके बाद 2 साल के बाद पैसा देती है। तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ पैसा नहीं देगी, वो 2 साल का इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, तो 2 साल का सपोज इंटरेस्ट आपको देती है, सपोज एट द रेट 10%। ठीक है, और सपोज इफ यू आर रिसीविंग 50,000 इंटरेस्ट, तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन अ कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, दिस इज नॉट फॉर दी money which you receive on transfer of that or on acquisition of the land or building, but if you receive any interest on compensation or enhanced compensation for compulsory acquisition of land or building, मतलब गवर्नमेंट आपसे लैंड या बिल्डिंग कंपल्सरी ले लेती है और उसके बाद वो पैसा आपको डिले देती है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट दे रही है। वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग, आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। ओके, इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज योर इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट मुझे मिला है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर आपको एनहेंस कॉम्पेंसेशन और कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने जैसा ये है, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी नहीं बताया कल कि व्हेनेवर यू कंप्यूट द एग्जांपल ऑफ दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मैंने आपको ये बताया देयर इज अ रिलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो इफ assets is following the cash based system, income is taxable only if it is received. And if you follow the mercantile system, then income is taxable only if it is earned. Okay, in the previous year, even though it is not received, it is taxable. लेकिन ये इनकम के केस में जो ये इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है, उसमें ये इंटरेस्ट कब टैक्सेबल होगा? ओनली ऑन द रिसीट बेसिस। मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है तो ही टैक्सेबल होगा। तो इट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर इन विच इट इज पेड। ओके, मतलब ये कौन से साल के लिए वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इज नॉट रिलेवेंट। इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम ऑफ द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग।
irrespective of the method of accounting followed by the assessee. assessee कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है उससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है कि 50% ऑफ सच इनकम इज अलाउड एज ए डिडक्शन। मतलब आपको सपोज 50,000 इंटरेस्ट मिला फॉर कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन पे आपको 50,000 इंटरेस्ट मिला, पूरे 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 में से 25,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली 25,000। सो एंटायर अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। 50,000 इज वो एग्जाम नहीं है, डिडक्शन है। ओके, मतलब इसको ये इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए सपोज आपने जितने भी लीगल एक्सपेंसेस किए हैं वो लीगल एक्सपेंसेस, कोर्ट केस, उसके खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन તમને જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું એના 50% તમારા માટે ટેક્સેબલ થશે. You can see this example which is given here. Okay, during the year 2021-22, Mr. Gagan has received 5,32,000 interest. देखो पूरा इंटरेस्ट उसको 21-22 में मिला 5,32,000 towards the interest on compensation from the state government in respect of the compulsory acquisition of his land for the year 2012-13. मतलब उसकी लैंड गवर्नमेंट ने ले ली थी 12-13, ओके, और 12-13 में लैंड लेने के बाद उसको पैसा तो जब भी मिला, लेकिन वो पैसा जो मिला उस पर इंटरेस्ट इसको कितना मिला? 5,32,000। देखो अमाउंट इंक्लूड, देखो ये इंटरेस्ट है 5,32,000, आपको मिला कौन से ईयर में है? जो रिसीव्ड इन द ईयर 21-22, ओके, तो इट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ 21-22। यहाँ ऐसा लिखा है कि भाई ये इंटरेस्ट में से 1,58,000 15-16 के साल का है, 1,78,000 16-17 का है, और 1,96,000 17-18 का है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग इट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दिस ईयर। सो आपको ये पूरे 5,32,000 पे आपको मिला कब है? You have received this interest 5,32,000 in the year previous year 2021-22. So it will be taxable in the previous year 21-22. In other words, it will be taxable in the assessment year 22-23 में वो taxable होगा। ओके, देखो आपको मैंने क्या बोला कि ये इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई भी कोर्ट केस किया है, उसके लीगल एक्सपेंस किया, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह जो भी इंटरेस्ट मिला है उसका 50% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ही इनकर्ड द लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 75,000 in the previous year 2017-18 to receive the interest on such compensation. Determine how much interest or enhanced compensation would be taxable in the year assessment year 2022-23. तो देखो यहाँ ये साल में कितना टैक्सेबल होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव किया। देखो इन द ईयर 2022-23 के असेसमेंट ईयर 22-23 में प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम है, इन द असेसमेंट ईयर 22-23 देखो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? यू हैव रिसीव्ड 5,32,000। 5,32,000 में से इसका 50% का आपको डिडक्शन मिल रहा है। 5,32,000 का 50% दैट इज 2,60,000 is allowed as a deduction. So what will be your taxable interest? Taxable interest is the remaining amount 2,66,000, और ये 75,000 खर्चा है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको फ्लैट डिडक्शन मिल रहा है कि जे મળે એનું અડધું તમને ડિડક્શન મળશે અને કયા વર્ષમાં ટેક્સેબલ થશે? જે વર્ષમાં મળ્યા છે એ વર્ષમાં ટેક્સેબલ થશે। Like you have received in the previous year 2021-22, so in the assessment year 22-23, okay, the entire amount is taxable but subject to the deduction of 50%। तो इतना डिडक्शन मिलेगा and the remaining amount will be taxable. Is it clear to everyone? समझ में आया सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now only 2 points are remaining to discuss, and that is देखो ये है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस का रिडक्शन मिलेगा। ये रिडक्शन है, फिर एक सम है, और कल मुझे आपसे डिटेल में डिस्कस करना है गिफ्ट वाला पॉइंट। टुमारो विल डिस्कस दिस गिफ्ट पॉइंट, और उसके बाद ये विच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज अ डिडक्शन एंड देन दिस एग्जाम्पल। ओके, फिर ये हमारा अदर सोर्सेज, मतलब बाय टुमारो आई विल कंप्लीट दिस इनकम फ्रॉम other sources. This will be over by tomorrow. Okay, I hope that you all have understood. Any doubt, any question? No, sir. Okay, No, sir. okay. No, sir. Share the recording of this session within 10-15 minutes in your WhatsApp group. Okay,